The Thakres have united in Mumbai, whereas the Pawars have also joined forces in Pune. But this reconciliation or the unification also brings the spotlight on the khichdi politics that has been happening in Maharashtra. Joining us is the Deputy CM of Maharashtra as well as the NCP Chief, Mr. Ajit Pawar. नमस्ते जी सर, सवाल सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि सरकार में आप बीजेपी के साथ हैं, यहां पर आप विपक्ष के साथ हैं। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है? क्या है, आप लोगों को दिल्ली का जो मीडिया है, देश में जो काम करता है, आप जैसे अनेक चैनल है, अनेक न्यूज़पेपर है, उनको पता नहीं। मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, 35 ईयर्स हो गए। हमारे यहाँ हम शुरू में जब पॉलिटिक्स में आए तो कांग्रेस में ही थे। 99 में पवार साहब ने, तारिक अनवर जी ने और संगमा जी ने, ये लीडरों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। तब से हम 2014 तक, 99 से 2014 तक हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे महाराष्ट्र में। लेकिन तब भी चुनाव हुए और तब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब पार्लियामेंट का चुनाव रहता था तो हम साथ साथ रहते थे। स्टेट में असेंबली का चुनाव रहता था तब भी हम साथ साथ रहे। लेकिन लोकल बॉडीज में हमेशा पूना में कांग्रेस वर्सेस राष्ट्रवादी ऐसी ये चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते थे। तो मेरा ये कहना है कि तब भी हम रूलिंग पार्टी में, सेंट्रल में थे, स्टेट में थे, तो भी जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पंचायत, नगर पालिका और कॉरपोरेशन, ये सभी में हम एक दूसरे के विरोध में ही लड़ रहे थे। तब कभी आपने सवाल नहीं पूछा। अभी 2014 के बाद बीजेपी पावर में आई, फिर हम अपोजिशन में गए। मेरे ख्याल से 2014 से आज तक चुनाव खाली 2017 का हुआ, लोकल बॉडी चुनाव खाली 2017 का। उसके बाद कभी भी कोई चुनाव नहीं हुआ। हमेशा 2014 से अभी 2026, 9 साल में एक ही दफा चुनाव हुआ है। तब हम एक दूसरे के विरोध में थे, कांग्रेस अपनी तरफ से लड़ रही थी। आपको एक प्रश्न पूछूं, बेसिकली कि शिवसेना के 2 फैक्शंस हुए, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, मतलब उनमें बहुत झगड़ा दिखता है। बट यहाँ पर आपका एक भाईचारा दिखता है अपने अंकल के साथ। तो क्या ये रिकंसिलिएशन होने वाला है? क्या आप शरद पवार आपको जुड़ने वाले हैं? क्या आप शरद पवार के साथ में रहने वाले हैं? पवार साहब कभी भी लोकल बॉडी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। आपने कहीं देखा है, प्रेस में देखा है या पब्लिक मीटिंग में देखा है या रोड शो में देखा है? कहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो यहाँ क्या हुआ, पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हम तो तीनों का गठबंधन है। बीजेपी के साथ बीजेपी ने तय किया था कि पिछले दफा 2017 में बहुत ज्यादा सीटें उनकी जीत के आई थी, इसीलिए वो अकेला लड़ना चाहती थी। तो भी मैंने एकनाथ शिंदे जी को पूछा कि यहाँ हम साथ साथ गठबंधन कर सकते हैं क्या? वो बोले नहीं दाता, मैं उनके साथ बात कर रहा हूं, शायद हमारा उनका साथ जम जाएगा। लेकिन लास्ट में उनको पता चला कि यहाँ उनका जो सीटों का बंटवारा था उसमें से रास्ता नहीं निकला। फिर हम अकेले रहे। फिर यहाँ के दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता जिनको खड़ा रहना था, उन्होंने उनको भी मांग की, यानी एनसीपी पवार साहब की, और हमें भी मांग की कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर करे तो बेहतर होगा। वोटों का बंटवारा भी जो होता है उसमें भी मदद हो सकती है। आखिर हम कोई एमपी बना, कोई एमएलए बना, कोई एमएलसी बना, कोई राज्यसभा में गया, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर बना। अभी चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं का है। ये सब हम जब चुनाव में खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता हमारा काम करते हैं। उनको भी 9 साल मौका नहीं मिला। वो बोले खड़े रहना है तो ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंटवारा न हो, कम से कम एनसीपी में
और उनको भी ठीक लगे, तो उनके भी कार्यकर्ताओं ने डिमांड की, हमारे कार्यकर्ताओं ने डिमांड की, फिर हम बैठे। लेकिन तब एक ऐसी न्यूज बाहर फैली कि एनसीपी बोल रही है गढ़ी सिंबल लेना चाहिए और इसीलिए हमारा नहीं जम रहा है, हम अभी उनके साथ नहीं जा रहे। मैंने फिर फोन करके डॉक्टर अमोल कोल्ले जी को, सुप्रिया सुले जी को, ऐसे शशिकांत शिंदे जी को, जयंत पाटिल जी को ऐसे पूछा कि किसने कहा कि 165 सीटें यहाँ है, पुणे में 128 सीटें हमारे पिंपरी चिंचवड़ में, तो वहां अगर हम जब एक दूसरे एक गठबंधन के नाते उस चुनाव के लिए लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए साथ साथ जाना चाहते, तो कोई भी हमारा सिंबल ले लो ऐसा नहीं कहेगा। जैसे कि पार्लियामेंट में, असेंबली में एकनाथराव शिंदे जी ने उनका सिंबल लिया था, हमने हमारा सिंबल लिया था, बीजेपी ने उनका। यानी दादा ये जो है दो दिल नहीं मिले, तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ ना, ये तो जो चुनाव के लिए तक के लिए सीमित। क्या दिल मिल गए हैं? नहीं, इसीलिए तो हमारा कार्यकर्ता हमारा मजबूत रहे तो पार्टी मजबूत रहती है। तो मैंने कार्यकर्ताओं को बताया, उन्होंने बताया एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और तब कोई सीटें छोड़नी पड़ेगी। तो वो सिंबल का मुद्दा हट गया। फिर बंटवारा, जब सीटों का बंटवारा शुरू हुआ तो पिंपरी चिंचवड़ में एक प्रभाग और पुणे में एक प्रभाग, उसमें से रास्ता नहीं निकल रहा था। तो हमने दोनों ने तय किया कि वहां हम उनका भी एक पैनल खड़ा करेंगे, हमारा भी एक पैनल खड़ा करेंगे। उनको मराठी में मैत्रीपूर्ण लड़ाई बोलते हैं, तो वैसे करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ नहीं समझ में आई कि यानी फिर ये तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस ही हुआ, क्योंकि जो आपकी लड़ाई है दोनों पार्टी की चुनाव चिन्ह को, वो अपनी जगह चलती रही आगे। असेंबली में, लोकसभा में पहले भी चलती थी, वही तो मैं बोल रहा हूं। जब हम 15 साल ऐसे चुनाव लड़ते थे लोकल बॉडीज के, तब वहां के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के एमएलए, एक्स एमएलए, वहां के एमपीज, वहां जो अगर मिनिस्टर हो तो मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, वो सब डिसीजन लेते थे। तो एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ऐसा कोई चांस है क्या, पूरा देश जानना चाहता है, क्या अजीत पवार, शरद पवार एक्चुअली साथ आएंगे? क्या सुप्रिया सुले दिल्ली देखेगी और आप महाराष्ट्र देखेंगे? ऐसा कुछ है क्या? ये आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वालों ने इतना उसका ये मुद्दा उछला है, इतनी उसके बारे में चर्चा आप जैसे चैनल में ही चालू है, लेकिन उसके बारे में हमारी चर्चा भी नहीं हुई। खाली लोकल बॉडीज के यहाँ के चुनाव, फिर मैंने भी यहाँ हमारे विधायक है चेतन तुपे पाटिल, फिर वो एक विधायक है सुनील टिंगरे और सुभाष जगताप, ये तीनों चारों को लेके मैं बैठा। उन्होंने भी अंकुशराव काकड़े, विशाल तांबे, मनाली, ऐसे 3 एक लोग बैठे। फिर उनमें से एमपी डॉक्टर अमोल कोल्हे और रोहित पवार और मेरे तरफ से मैं, ऐसे हम 10-1 लोग बैठे थे। और फिर उसमें यानी खबरें सब अफवाहें हैं जो बाहर आई कि हाँ, पर ऐसा कोई चांस है जो शरद पवार हमेशा से जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे पॉलिटिक्स करते थे, वो कभी महायुति, आप उनको कन्विंस करोगे कि महायुति में वो ज्वाइन करे? ऐसा कुछ? पवार साहब इतने बड़े नेता है, इतने बुजुर्ग नेता है, आज भी पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो या कोई भी मिनिस्टर हो, गडकरी साहब हो या कोई भी, और दूसरे भी अलग अलग पार्टियों के लीडर हो, वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं उनके, वो तो हमारा मेंटर थे, है, तो फिर उनके साथ ये बात करने का मुझे क्या अधिकार है? दादा आप कहते हैं फ्रेंडली फाइट, लेकिन कुछ जगहों पे तो ये थोड़ी सी अगली फाइट भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी जिसके कुछ बड़े नेता यहाँ आकर के बड़ा बयान देते हैं कि हम तो दादा को हमारे साथ लेकर के पछता गए। जब ऐसा बयान सुनते हैं तो तकलीफ होती? मुझे नहीं तकलीफ होती, क्योंकि जो बयान करते हैं उनको कितना अधिकार होता है वो आप पूछो। हमने जब उनके साथ हम गए तो हाईकमांड बीजेपी की दिल्ली की, उनके साथ हमारी बात हुई और यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बात हुई। इतने ही लोगों को पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। और मुझे जितनी जानकारी है पार्टियों के बारे में, जब कोई भी पार्टी के हाई कमांड डिसीजन लेते तो नीचे के लोग
ज्यादा कुछ बात कर भी नहीं सकते। एक दफा उनको मैसेज आया कि ये तय हुआ है, हाई कमांड ने किया है, फिनिश। बट एक आम आदमी को सिर्फ करोड़पति खेलने में बिजी, बट आपके अगेंस्ट 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया था बीजेपी ने ही लगाया था, और एक तरफ से देश में बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर है, उसका ब्रांड एम्बेसडर आपको देखा जाता है, मतलब ऐसी बात ऑपोजिशन करती है। 15-16 साल हो गए उसके, इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, और भी मैटर चालू है। वो डिसीजन, वो उसके बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन आना चाहिए। हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमारे ऊपर आरोप है, उसके बारे में बहुत एजेंसी ने इंक्वायरी की है और वो सब मैटर कोर्ट में है। आप अपने सीधे जवाब के लिए जाने जाते हैं, खुल के आप कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि महायुति में ऑल इज वेल, इस चुनाव को खत्म हो जाने, उसके बाद महायुति जो महाराष्ट्र सरकार में चल रही, ऑल इज वेल? यस, ऑल इज वेल। अच्छा, लाड़की बहनों का एक बहुत बड़ा सवाल है दादा कि उनको 2100 रुपए कब मिलेंगे, वो बड़ी उम्मीद है उनको महाराष्ट्र सरकार से, क्या आप कहना चाहेंगे, आज क्या वादा करेंगे? तब वो चुनाव के वक्त जब आप मैनिफेस्टो रखते हैं, वो 5 साल के लिए रखते हैं कि हमारा ये आने दो, गवर्नमेंट वापस आने दो, आने के बाद हम ये डिसीजन लेंगे। उसमें हमारे फार्मर्स के लिए भी डिसीजन लिया था, तो फार्मर्स ने फिर अभी वो भी मांग करे कि हमारी कब माफी होने वाली है। इट इज तो उसके बारे में जून को उनको कहा है कि इस जून में नया बजट आएगा, मेरे ख्याल से फेब 26 में, हमारा 23 फरवरी को सेशन चालू होने वाला है, तब हम महायुति का बजट रखने वाले हैं। तब उसमें ये फार्मर्स के बारे में जो भी मैनिफेस्टो में कहा था उसके बारे में डिसीजन। और लाड़की बहन तो चालू है, नहीं 2100 रुपए, उसके बारे में भी बजट में कुछ होगा या फिर नहीं? जब हमारा फाइनेंशियली सब ठीक ठाक होगा कि हम अभी दे सकते तब देंगे। You're contesting from Pune PCMC. It is extremely important to basically address the elephant in the room as well. Like आपके सन जो है पार्थ पवार, उनके अगेंस्ट एक बड़ा लैंड डील का एक एलिगेशन है, और मतलब उनकी कंपनी का 99% स्टेक था वो मुंडवा लैंड डील में। कोर्ट ने भी इसमें फटकार लगाई, कैसे देखते हो वो वाले? क्या एलिगेशन है आपको पता है? जरा जानकारी ले लो। वो लैंड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, लीज पे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोटेनिकल गार्डन के लिए। वो लीज और कुछ सालों तक चलने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी, एक मिनट जरा सुनो। हाँ, वो लीज खत्म होने के बाद वो लैंड होने वाली है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। पुरानी कभी वो लैंड गायकवाड़ फैमिली की थी ऐसे बोलते हैं, वो सर्च करना पड़ेगा। उसके बारे में इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी में ये लैंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के होते हुए एक लैंड है, और आप दोनों का ही चालू है कि हम देते हैं और आप ले लो। 1 रुपया इन्होंने दिया नहीं, 1 रुपया इन्होंने लिया नहीं, 1 रुपया, और एग्रीमेंट हुआ 300 करोड़ का। ऐसा अगर लैंड आपकी है ही नहीं, आप उनको दे ही नहीं सकते, तो आगे का सवाल उठता ही नहीं। क्या हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी। जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन का काम जो डिपार्टमेंट देखता है या ऑफिसर देखता है, उन्होंने कहना चाहिए था कि ये मैंने पेपर्स देखे, ये पेपर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की लैंड है, ये आप बेच नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। ऐसे करके वो खत्म होना चाहिए था। उन्होंने कैसा वो स्टैम्प ड्यूटी कुछ तो वहां अलग कुछ होने वाला था, इसीलिए स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं ली। एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फायदा उठाएगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कोई आईटी ऐसा कोई ये रहता है, स्कीम रहती है, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसमें डिसीजन देते हैं कि इसमें अगर आप ये करेंगे तो हम ये आपको एग्जामिन करेंगे। वैसा हुआ है। लेकिन दादा एक चीज बड़ी यहाँ इंटरेस्टिंग है, ये टाइमिंग, जिस टाइम पे ये पूरा मुद्दा आया, क्या आपको किसी पे कुछ डाउट हुआ कि क्योंकि बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट वो बाहर आते नहीं? कोई आपका नजदीक सुनो, अभी यहाँ आप कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो एक हमने कानून बनाया है
उसमें आप पेपर दे सकते हैं, ये ऑफिसर है, ये मुझसे पेपर चाहिए, और वो 15 दिन 1 महीना लगाते हैं और आपको पेपर दे देते हैं। ये कानून ही बना है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी। पॉलिटिकल एंगल नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो तो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। मुझे बाद में पता चला कि ये किसने किया। फिर एक रिपोर्टर है, मुझे नाम भी सुनने को मिला, वो रिपोर्टर ने वो पेपर सब निकाले और उसमें से वो पेपर एक आप जैसे चैनल को दे दिए कि ये ऐसे ऐसे पेपर है, चलाओ। फिर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। तो आप क्लीन चिट दे रहे हो, फिर इसमें जो भी इन्वॉल्व है। अरे बाबा, मैं क्यों क्लीन चिट? आप ऐसे क्यों बोलते हैं? नहीं, यू सेड ना दैट कुछ स्कैम हुआ है। अरे मेरा कहना ये है, लेकिन ये इंक्वायरी ऑफिसर है, ये इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी को अभी उन्होंने और भी उनका इंक्वायरी खत्म नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने कहा शायद उस डिपार्टमेंट को अभी मुझे और 1 महीना चाहिए वो खत्म करने के लिए, क्योंकि आगे भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कोई भी लैंड अगर ऐसे कोई भी बेचेगा और उसमें से ऐसा एक नया मुद्दा आगे आएगा तो गवर्नमेंट को भी वो अच्छा नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये था कि आपको इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब जांच होगी और कुछ है ही नहीं तो पार्थ दादा को जो है क्लीन चिट मिल ही जाएगी। अरे मैं कैसे बताऊं? उम्मीद की बात कर, मैं नहीं बताने वाला, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। फिर आपने कोर्ट में कोई गए हैं, फिर देखो उनके बेटे के बारे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो फिर इंक्वायरी ऑफिसर को दबाव आ रहा है। ऐसा कुछ भी चला सकते हैं आप लोग, आप बहुत बड़े लोग हैं तो चला सकते हैं। इसीलिए मुझे नो कमेंट्स। अभी इंक्वायरी चालू है, इंक्वायरी होने के बाद सब पता चलेगा, क्या सही क्या गलत, किसने क्या किया, आएगा। क्योंकि आप बीजेपी के साथ यहाँ पर भिड़ रहे हो पुणे में, क्या उसकी वजह से वैसा हुआ है? मतलब आपको लगता है? नहीं रे बाबा, इसका और उसका क्या मतलब है? एक रिपोर्टर ने दिया है, मेरे पास वो रिपोर्टर का फोटो नंबर सब आया है, लेकिन अभी चुप बैठा हूं। मैं एक दिन उनको बुलाऊंगा कि क्या है, किसने इसको ज्यादा, उसमें अजीत नाम नहीं आता बीच में, तो इसकी चर्चा भी नहीं होती। दादा एक सवाल आपसे पूछना, और एक हुआ, उसके दूसरी भी एक लैंड एक ऑफिसर ने हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की लैंड ही किसी को बेच डाली है, वो भी इंक्वायरी में है, चल गई। यस, हाँ। तो आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जब कोई गलत मुद्दा आता है सामने, तो अपने के लिए, हम जब गवर्नमेंट में रहते हैं या गवर्नमेंट कोई भी चलाता है, तो आगे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो इंक्वायरी होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा वो ऑफिसर की तरफ से, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब उसके बारे में डिसीजन ले लेंगे। अजीत जी एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ तो आपकी लड़ाई चली गई पुणे में, लेकिन जो सोलापुर में आपके अगेंस्ट MIM भी है, ओवैसी का आपने शायद भाषण सुना भी होगा, शायद वो तो कह रहे हैं कि अजीत पवार भाई सामने आने दीजिए, मैं 3 मिनट में उनको गूंगा कर दूंगा, उनका मुस्लिम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों के सवालों से मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं है। क्या जवाब देंगे? उन्होंने बताया, उनका कितना सुनना कितना नहीं सुनना वो हमारा अधिकार है। नो कमेंट्स। तो आप मतलब ओवैसी को सीरियसली नहीं लेते? अरे बाबा, आप क्या माचिस लगाने के लिए आए? मैं क्लियर बताता हूं कि उसके बारे में या हम सीरियसली नहीं लेते उनके जो भी स्टेटमेंट है। बेसिकली जो आपके 2 अलायंस पार्टनर है सरकार में, उन्होंने तो ऐसा भी स्टेटमेंट निकाला था कि मैं 16 अजित पवार जेब में डाल के घूमता हूं। मैंने कहा 16 डालते हैं तो 17 मुझे भी डाल दो, डालो। तो आपके जो आपको कोई तकलीफ नहीं? मैं तो आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। आपके जो 2 अलायंस पार्टनर्स है, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी प्रॉपर। हाँ, यहाँ हमने लास्ट में एकनाथ शिंदे जी का मुझे फोन आया। उदय सामंत हमारे मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर है शिवसेना का, उन्होंने भी मुझे बताया कि दादा लास्ट में और कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, तो देखो। तो हमने कोशिश की, हमारे ये शिवसेना के साथ यहाँ सीटों का बंटवारा पुणे और पिंपरी चिंचवड़, लेकिन दोनों जगह नहीं हुई। यहाँ तो पुणे में हुई ही नहीं, क्योंकि वो जो सीटें मांग रहे थे वहाँ हमारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं दे सकते। कोशिश की, दोनों तरफ से कोशिश की, लेकिन वो नहीं
हुआ। फिर पिंपरी चिंचवड़ में एमपी है हमारे श्रीरंग अप्पा बारणे शिवसेना के, फिर उन्होंने भी मुझे बताया, तो फिर हमारे वहां के कुछ लोग उनके साथ बातें की और उसमें 2 प्रभाग में 2 धनुष्यबाण है, 2 घड़ी है, और दूसरे ही प्रभाग में 2 धनुष्यबाण है, 2 घड़ी है। ऐसे 2 प्रभाग में हम साथ साथ अंडरस्टैंडिंग से लड़ रहे हैं। बट आपके जो 2 अलायंस पार्टनर्स है बेसिकली एकनाथ शिंदे और बीजेपी, दोनों हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, आपने वो अभी तक नहीं की है, मतलब आप आइडियोलॉजिकली अलग पॉलिटिक्स करते हो। अनकंफर्टेबल लगता है आपको महायुति में? मतलब बिल्कुल नहीं लगता। इलेक्शंस के टाइम पे या फिर बाइल रीचिंग आउट? हम हमारा जो भी कहना है वो लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को भी मालूम है। आपको पता है वाजपेयी साहब के गवर्नमेंट में ममता बनर्जी थी ना, वो सेक्युलर थी ना, गवर्नमेंट में थी। नीतीश कुमार भी थे, है। फिर चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ एमपीज मिनिस्टर थे, है। फिर और कोई ऐसे ही लोग सेक्युलर विचारों के, वो भी एनडीए में वाजपेयी साहब के सरकार में भी थे, अभी हमारे मोदी साहब के सरकार में भी है। ऐसा है, सबने एक कौन से मुद्दे पे वो साथ साथ आए? देश का विकास होना चाहिए देश के लिए, और महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट का विकास होना चाहिए। लेकिन आप जब कहते हैं कि सेक्युलर पार्टी, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि मुंबई में आपकी युति नहीं है बीएमसी चुनाव में, वहां पर शिवसेना बीजेपी एक साथ है, वो जोरदार हिंदुत्व का मुद्दा उठा गए। एमआईएम पोलराइज कर गई है, वो भी मुस्लिम मुद्दा उठा गई, वो भी कह रही कि एनसीपी का लेना देना। तो आप ना इस तरफ है ना इस तरफ, आप जो सेक्युलर लेके चल गए, कैसे मजबूती से? मुझे एक समझ में नहीं आता, एक आदमी कोई कहता है कि ऐसा ऐसा है, उसके ऊपर भरोसा करने की क्या जरूरत है? वो क्या हमारा बॉस है? क्या बोलते हैं आप? हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से मुद्दा उठाते हैं ना। आपने मुद्दा उठाया कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आप ही के सीएम ने ऐसा बोला है कि वहां पर मुस्लिम सीएम मुस्लिम मेयर बन जाएगा अगर उद्धव ठाकरे जीते तो। क्या आप उसमें अग्री करते हो क्या? मुझे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो बातें होती है ना, अपने देश में आप देखा है आपने, देश अलग भाषाओं में, अलग प्रांतों में, अलग कास्ट में, ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग उनका काम चालू है। और देश हमारा इतना ही कहना है, यह देखो ये शिवाजी महाराज का स्टैचू है, हम शिव शाहू फुले अंबेडकर के उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया उस रास्ते से जा रहे। आज ये हमारा राजमाता जिजाऊ का भी जन्मदिन है। दादा, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप इस विचारधारा से चल रहे हैं, तो आप कोई सीधा मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कास्ट रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करते, खासतौर से हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको कोई जवाब आज? मैंने हमेशा यहाँ के मैं जब स्पीच देता हूँ तो मेरा वैसा काम चालू है, सबको मालूम है मेरी क्या विचारधारा है, मैं कैसे आगे जा रहा हूँ, सबको मालूम है। हमारे दर्शकों के लिए भी बता दीजिए। नहीं, सबको मैंने बताया ना, शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधाराओं से मैं आगे जा रहा हूं। आप हमेशा 2 टूक जवाब देते हैं, इन दोनों को क्यों नहीं देंगे? जो लोग रीजन की पॉलिटिक्स करे, रिलीजन की करे, कोई हिंदू करे कोई मुसलमान, उनको 2 टूक जवाब दीजिए कुछ। नहीं, अरे मैंने मेरे बारे में कहा ना कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सेक्युलर विचारधाराओं की पार्टी है और वो शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधाराओं से आगे जा रही है। थैंक यू वेरी मच टाइम्स नाउ से बात करने के, टाइम्स नाउ हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजीत दादा जो है कह रहे हैं कि ऑल इज वेल इन महायुति, और वो कह रहे हैं कि बाकी जो खबरें चल रही हैं वो अफवाह हैं, लेकिन जैसा कि दादा ने खुद कहा, वो जो कहते हैं उनकी बातों पर कितना यकीन करें वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो उनको अच्छा लगता है वैसा वो करते हैं, फैसला वो जनता के लिए करते हैं, ऐसा उनका दावा है। धन्यवाद।